बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ मिस फिशु अंसारी और हमारा टॉक शो है टेली टॉक प्रोफेशनल। आज हमारे साथ हैं अल्तमश मुनीर। हमने उन्हें दोबारा अपने शो में मधु किया है कुछ और बातें पूछने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम अल्तमश, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्तमश, मैं चाह रही थी कि आप दोबारा से एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करा लें ताकि हमारे जो न्यू ऑडियंस है वो आपको जान सकें। ठीक है। मैं जो हूँ ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी में तकरीबन 6 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई हैव डन माई एम फिल फ्रॉम इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद से जो है वो मैं इस प्रोफेशन के साथ जो है वो लिंक हूँ। बल्कि इससे पहले भी माई फादर इज ऑल्सो एन ऑडियोलॉजिस्ट, तो इस फील्ड से जो है वो बहुत देर से मुंसलिक हूँ। और लास्ट 2 ईयर से जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट की प्रैक्टिस भी जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है। अल्तमश मुनीर, हमने आपसे अर्ली इंटरवेंशन की बात की और सारा हमने वो किया। फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बट हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम अपनी डिवाइसेस का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि दे आर नॉट सो एजुकेटेड। हम कह लें कि हम इतनी इंफॉर्मेशन पास नहीं करते या उन्हें बहुत ब्रेकेज की फील आती है कि कभी बच्चे तोड़ देते हैं, तो हम कैसे उनका इस्तेमाल करें। तो आज हम उस टॉपिक को ज़रा रोशनी डालेंगे। पहले तो मैं आपसे ये। आप बात करें। हाँ हाँ जी, जी जी। सॉरी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि हेयरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, हेयरिंग एड जो है वो बेसिकली आपका नेचुरल सिस्टम जो है वो उसी को जो है वो यूज कर रही होती है। यानी कि हेयरिंग एड जो है वो अकोस्टिक साउंड के ऊपर ही काम कर रही होती है, आवाज के ऊपर ही काम कर रहा होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट इज टोटली डिफरेंट थिंग। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो आवाज इन्वायरमेंट से रिसीव करता है और उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है आपके इनर ईयर को, और वो फिर जो है वो ब्रेन तक जाती है। यानी कि आप अकोस्टिक्स जो हैं वो बाहर ही छोड़ जाते हैं, साउंड बाहर ही रह जाती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर कर रही होती है। ठीक है, मतलब एक चीज बिल्कुल मैकेनिक नेचुरली जाती है और दूसरा आप थ्रू इलेक्ट्रिक यानी साउंड। कि जो हेयरिंग एड्स हैं वो आपके जो कान की एबिलिटी है उसी को बेहतर कर रही होती है, जबकि आप समझे कि आपका जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो टोटली जो है वो उसको यानी कि नया बना देता है। बिल्कुल जो है वो स्टिमुलेशन ही रह जाती है, उसके अंदर एक्यूस्टिक कंपोनेंट नहीं होता। हाँ, अब कुछ कॉक्लियर इम्प्लांट हैं जो कि हाइब्रिड हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाला ही चल चल रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि ये डिवाइसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। हम एज अ पेरेंट या एज अ जो अडल्ट है उनका कैसे ख्याल रखें इन डिवाइसेस का? तो सबसे पहले, क्योंकि हेयरिंग एड से हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद हेयरिंग एड कि हम कैसे कैसे ख्याल रखें। हेयरिंग एड बेसिकली पहले समझना होगा कि है क्या। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जी जो कि आवाज रिसीव करता है, उसको सर्टेन प्रोसेस करता है और फिर जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करता है। जी तो आवाज रिसीव करने के लिए इसके अंदर जो है माइक्रोफोन्स होते हैं। तो जी माइक्रोफोन्स का आपने केयर इस तरह करनी है, बेसिकली होल्स नजर आ रहे होते हैं हर हेयरिंग एड के ऊपर जो है वो ये माइक्रोफोन्स किस जगह पे हैं। जी एक तो उसके ऊपर जो है वो किसी भी तरह की डस्ट या किसी भी तरह का जो है वो उसके ऊपर कवर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एनवायरनमेंट से साउंड जो है वो इफेक्टिवली नहीं जो है वो रिसीव कर सकेगा। एक ये माइक्रोफोन का हो गया। जी दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इन्वायरमेंट क्या है। जी यानी कि उसको आपने जो है मॉइस्चर से बचाना है, उसको जो है वो तोड़ फोड़ से बचाना है, गिरने से बचाना है, तो ये उसकी एक केयर है। तीसरा, ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है वो हमारे एरिया में कुछ ज्यादा होता है, तो उसको आपने जो है वो ड्राई रखना है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो है मॉइस्चर इंटर होगा तो वो उससे उसका जो है वो इफेक्ट होगा, फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी, और उसका जो चिप है या उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें जो है वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अच्छा। हमने कहा हम इससे मॉइस्चर से बचाएं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग, मोस्टली हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को सर पे भी बहुत पसीना आता है। उस चीज से कोई हमारे पास ऐसे हेयरिंग एड है जो वाटर प्रूफ हो? अगर नहीं है तो फिर कैसे बचाएं? हाउ चिल्ड्रन, क्योंकि हमें बहुत पहनना बेस है। जी बेसिकली डिफरेंट जो है वो हेयरिंग एड्स हैं, यानी कि जो कि वाटर प्रूफ तो नहीं लेकिन रेजिस्टेंट जरूर होते हैं। आईपी रेटिंग जो है वो अभी 68 तक, जो लेटेस्ट हेयरिंग एड्स आ रहे हैं वो आईपी रेटिंग 68 तक जा चुकी है, जो कि काफी रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि
उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं आईपी रेटिंग के, तो जी। वो आप देख भी सकते हैं। यानी कि 1 मीटर बिलो यानी कि ना डेप्थ में जो है वो रह सकता है 1 मिनट तक, तो ये उसकी जो है वो होती है। लेकिन उसमें यही है कि ये टेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ जो है वो बताई गई है कि ये है। और मोस्ट ऑफ द केस यानी कि होता ये है कि विद टाइम ये आईपी रेटिंग होती तो है, लेकिन विद टाइम यूज जो है वो आईपी रेटिंग की वो इफेक्टिवनेस नहीं रहती। यानी कि वो लाजमी नहीं है कि आप 2 साल बाद हेयरिंग एड जो है वो अगर उसको स्प्लैश पड़ेगा तो वो उसको उसी तरह रेजिस्ट करेगा जिस तरह वो नया करके रेजिस्ट कर रहा था। तो आपने कोशिश करनी है कि ना ही ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें जो है वो वाटर इसको टच करे। अच्छा, आपने लाइफ की बात की, तो एक हेयरिंग एड की कितनी लाइफ होती है और हम कितना उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं? प्रिस्क्राइब्ड लाइफ जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, लेकिन जो अच्छे हेयरिंग एड हैं उनकी लाइफ जो है वो 3 इयर्स टू 8 इयर्स तक करती है। यानी बहुत बड़ा ये टाइम पीरियड है। यानी कि 3 इयर्स टू 8 इयर्स, 8 इयर्स उनका जो बहुत केयर करते हैं, जो जी। मॉइस्चर नहीं जाने देते। फिर एक इक्विपमेंट होता है जिसको ड्रायर कहते हैं, वो उसका रेगुलर यूज करते हैं ताकि जितना भी इसके अंदर जो भी है उसको मॉइस्चर वो उसको इवेपोरेट कर देता है, और उससे जो है वो सर्किट दोबारा जो है वो अच्छा काम करता है। एक वो यूज करना रेगुलर। देन आप उसकी जो सफाई है, यानी कि उसके कॉन्टेक्ट साफ रहें, उसके जी। ऊपर कार्बन वगैरह ना आए। तो जी। ये ज्यादातर जो है वो आपको हेयरिंग एड के प्रोफेशनली आपको ये सर्विसेज देते हैं। यानी कि आप एट होम जो पेरेंट्स के लिए या जो यानी कि खुद यूजर हैं जो जी। एडल्ट हो चुके हैं, जी। 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 तो वो जो है वो क्या करेंगे, एक तो क्लीन क्लॉथ के साथ जो है वो रोज साफ करना है ताकि उसके ऊपर कुछ भी अगर कुछ है, डस्ट है या पसीने के कोई ज़रात हैं वो साफ हो जाए। जी। फिर उसके बाद जो है वो आपने माइक्रोफोन ब्रश के साथ जो है वो ऊपर से उसको साफ करने, लेकिन कोई भी चीज आपने माइक्रोफोन कवर से अंदर नहीं लेके यानी ऊपर से ही साफ करनी है। जी। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें जो है वो हेयरिंग एड आपको लगे कि कोई चीज उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो यू शुड कंसल्ट योर ऑडियोलॉजिस्ट, जो जी। कि उसके बाद जो है वो रिपेयर्स के लिए भेज देगा उसको या उसकी जो है सर्विस के लिए भेज देगा। और जी। फिर जो है वो यानी कि आप खुद कम से कम इंटरफेयर करें, खुद कम से कम जो है वो इंटरवीन करना है आपने। अच्छा, कितने अरसे बाद आपने कहा ऑडियोलॉजिस्ट को भेजना है, तो रेगुलर भी तो हम सिर्फ ये तो नहीं है कि हम टूटा हुआ हो हेयरिंग एड या कोई खराबी हो जाए, तो क्या हम रेगुलरली भी अपने ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाएं कि इसको कोई ड्राई बॉक्स में डालें या कुछ इस तरह? यू शुड विजिट योर ऑडियोलॉजिस्ट 6 मंथ्स, ठीक। 6 मंथली। ठीक। क्योंकि एक तो 2-3 वजूहत है उसके लिए। जी। एक तो आपका हेयरिंग टेस्ट जो है वो दोबारा हो जाना चाहिए, और ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली अगर बीटी हेयरिंग एड्स हैं, क्योंकि हेयरिंग एड्स की भी काफी सारी टाइप्स हैं, तो जी। उसकी ट्यूबिंग चेंज होने वाली होती है, उसके मोल्ड को एनालाइज करना होता है क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक। जी। अगर फिर फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर चेंज होने होते हैं इसके, फिर वैक्स गार्ड्स होते हैं वो चेंज होने होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो देखना है। यानी कि आपका 6 महीने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट को विजिट जो है वो मस्ट है, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि वो इन सारी चीजों को जो है वो देख ले। अच्छा, मुझे इस चीज से एक और जहन में आया कि एडिट लेवल, क्योंकि ये भी बहुत होता है, तो ये कितना जरूरी है एडिट लेवल जब टेस्ट एडेड कराते लेवल्स, हैं? हाँ जी। एडेड लेवल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एडेड लेवल्स यानी कि आप समझें कि एक ऑब्जेक्टिव मेजर हो जाता है कि आप जो है वो नॉर्मल बंदे से कितना करीब या कैसा सुन रहे हैं, उससे कंपेरेबल कितना सुन रहे हैं आप। जी। तो ये बहुत जरूरी है। अगर एडेड लेवल्स नहीं हैं तो आप ब्लाइंडली जो है वो काम कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने बच्चे को, अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो थेरेपी क्या देनी है, क्या जी। उस कुछ साउंड्स होती हैं जो हेयरिंग एड जो है वो एम्पलीफाई कर ही नहीं रहा होता। जी। मोस्टली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं, या उनका एम्पलीफिकेशन जो है वो बहुत ही लो होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेयरिंग एड की लिमिटेशन आ गई है यहाँ पे। जी। बजाय इसके कि आप उस चीज पे काम करें, आप उस एरिया पे काम करें जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे आए। और कभी कभार होता है कि आपको जब टोटल कम्युनिकेशन पे जाना पड़ता है, तो जी। वो आपको पता हो कि ये उस पे क्यों नहीं काम हो सकता। तो एडेड लेवल्स आर मस्ट, यानी कि आपको, यानी कि आफ्टर फर्स्ट फिटिंग तो जी। कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए एडेड लेवल्स जो है वो अचीव कर लें आप, क्योंकि बच्चों में देर लगती है, जी। और यानी कि पहले ही आपको जो है फौरन नहीं पता चल जाएंगे कि एडेड लेवल्स क्या हैं। जी। लेकिन आपने एफर्ट, यानी कि फर्स्ट मैपिंग के बाद
जो सेकंड मैप हो उसमें, यानी कि बिफोर यू चेंज द मैप ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट यू शुड गो फॉर द एडेड लेवल्स। और सक्सेस नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट आपने मैपिंग की उसके फौरन नेक्स्ट मैप करने लगेंगे आपको एडेड लेवल्स फौरन मिल जाएंगे बच्चे के, लेकिन आपको यू शुड अटेम्प्ट टू हैव एडेड लेवल्स। और सेम फॉर द हियरिंग एड्स, अगर आप उसकी जो है वो आपने कोई भी टेस्टिंग की है, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग बच्चों में की होगी और उसी की बेसिस पे प्रोग्राम किया होगा, या वीआरए की बेसिस पे आपने मदद ले ली होगी, या उसको जो है फ्री फील्ड के जरिए जो है वो आपने असेस किया होगा, तो अनटिल और अनलेस आपके पास एडेड लेवल्स ना हो आप जो है वो प्रोग्रामिंग चेंज ना करें। एक ये हो गया। दूसरा, स्पीच थेरेपिस्ट आपको जो है वो गाइड करेगी फ्ला साउंड लिंग साउंड्स जो है वो नहीं पिकअप हो रही तो फिर आपको चेंज करें। अदरवाइज ये नहीं है कि सिर्फ कंप्लेन पे कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आप जो है वो इंक्रीज करते जाएं लेवल्स। शुड बी, यानी कि ना आपका ना साइंटिफिक वे होना चाहिए इसको लेवल्स को चेंज करना या ऊपर करने का। थैंक यू। ये तो हमने थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात कर दी, लेकिन मेरे जहन में एक क्लिक हो गई थी। सो अब हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं कि देखें ईयर वैक्स एक है, क्योंकि हम हेयरिंग एड ईयर वैक्स आता है तो उसमें कितना हमारे हेयरिंग एड से इफेक्ट आता है, कि कितनी सुनाई हमारी कम हो जाएगी या हमें कब कब निकालना है? बेसिकली डिफरेंट यानी कि रेट होता है। कुछ की एलियोवैक्स जो है वो 1.5 साल भी नहीं बनती, मोल्ड वो भी यूज कर रहे हैं। कुछ बच्चों की जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है, यानी कि 2 मंथ्स के बाद आपको जो है वो वैक्स। अच्छा, वैक्स है कौन सी जो आपने रिमूव करनी है? जो साइड्स पे वैक्स है वो रिमूव नहीं करनी। और पहली तो बात ये है कि पेरेंट हो जाए या कोई भी केयर गिवर हो जाए, आपने कान के अंदर कोई चीज जो है वो लेके नहीं जानी। आपको या तो ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बताया कि वैक्स बन गई है, और वैक्स जो है वो सेंट्रल होगी जिसको रिमूव करना होगा। जो साइड्स पे वैक्स है उसको आपने रिमूव नहीं करना होता, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है आपका नेचर का। तो आप साइड्स की वैक्स रिमूव नहीं करिए। सेंट्रल वैक्स जो कि पैसेज को ब्लॉक कर रही है वो रिमूव होनी चाहिए, और वो ईएनटी स्पेशलिस्ट ही अभी तक पाकिस्तान में ऑथराइज हैं टू रिमूव द वैक्स। ठीक है, मतलब पेरेंट्स को खुद हाथ नहीं लगाना ताकि हमारी कोई भी ईयर ड्रम नहीं, वगैरह को हर्ट ना कर दें हम लोग ना। ठीक है। ईयर ड्रम तो यानी कि आप तो बहुत सिवियर हो जाएगा। ईयर ड्रम हर्ट करना तो यानी कि वो बहुत सिवियर कैटेगरी हो जाएगी। आप जो है वो इवन अगर साइड्स पे भी जो है वो जख्म कर देंगे तो वो मोल्ड लगाने में पेन होना, रिजेक्शन हो सकती है, बच्चा ना लगाए उसको। तो ये यानी कि ना इसकी बहुत केयर करनी चाहिए। अच्छा, मोल्ड से मुझे याद आया कि मोल्ड कितने जरूरी है, कितना फिटेड मोल्ड को होना चाहिए फॉर बेस्ट हियरिंग एड रिजल्ट्स? बहुत अच्छा फिट होना चाहिए हेयरिंग एड। बेस शॉर्ट आंसर ये है। फिर मोल्ड जो है वो बेसिकली है क्या, काम क्या कर रहा है? जो आपकी एम्पलीफाइड साउंड है वो आपके जो भी आपका ग्राफ है उसकी बेसिस पे प्रोग्राम हुई है। रियल ईयर मेजरमेंट अगर परफॉर्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने जो है वो जो भी लेवल्स हैं उसको गेज कर लिया कि जो रिक्वायर्ड है उसको आपने अचीव कर लिया। अगर पाकिस्तान बड़ी कम प्रैक्टिस है इसकी रियल ईयर मेजरमेंट की, तो अगर आप जो है वो प्रिस्क्राइब्ड गेन पे ही जा रहे हैं जो आपके हियरिंग लॉस पे है, और आपका ईयर मोल्ड फिट नहीं है, तो वो लीक कर रहा होगा जो भी एम्पलीफिकेशन होगी, जो भी उसका जो है वो साउंड प्रेशर लेवल होगा। तो लीक करने का मतलब है कि रिक्वायर्ड गेन इज नॉट गोइंग इनवर्ड्स, वो कुछ लीक हो रहा है। तो आप जो है वो बेनिफिट जो हो सकता है हियरिंग एड से वो नहीं होगा, प्लस डिस्टॉर्शन होगी और फीडबैक होगा। फीडबैक जो सीटी बजती हुई आपने यानी कि अक्सर हियरिंग एड यूजर को पता होगा सीटी बजती है, वो फीडबैक होगा। तो आपका हियरिंग एड बहुत अच्छा फिट होना चाहिए, और उसमें जो है वो यानी कि कुछ टाइम के बाद जब वो हियरिंग मोल्ड में वियर टियर हो जाता है तो उसको चेंज होना चाहिए। और इसके अंदर मोल्ड ट्यूब होती है, जो मोल्ड ट्यूब जो है वो रेगुलरली चेंज होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि उसको रिजिड हो जाएगी तो वो भी ट्रांसमिशन में जो है वो फर्क डालती है। तो ये है। अच्छा, वैक्स फिल्टर्स भी होते हैं कुछ, तो अगर आप उन्हें भी एक्सप्लेन कर दें। हाँ, वैक्स फिल्टर्स बेसिकली जो भी जिस या तो रिसीवर कान के अंदर होगा उसके आगे वैक्स फिल्टर होगा, या फिर आपका जो है वो CIC जो कस्टमर हियरिंग एड्स होते हैं उनके आगे वैक्स फिल्टर्स होते हैं।
तो उसमें जो है वो रेगुलरली उसको चेंज होना चाहिए। रेगुलर से मुराद यानी कि आपका 6 मंथ्स के बाद वैक्स फिल्टर शुड बी चेंज, और वैक्स फिल्टर साफ होना चाहिए। वो यानी कि अक्सर गाइड आती है जो भी हेयरिंग एड होते हैं उसके साथ, कि वैक्स फिल्टर को किस तरह जो है साफ रखना है या चेंज करना है। तो वो चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसेज है। जी अगर पैसेज में कोई भी ब्लॉकेज होगी तो वो एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो जी ये यानी कि वैक्स फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छे हेयरिंग एड में या कुछ कंपनीज में जो है वो आपके माइक्रोफोन्स के फिल्टर्स आते जी जी हैं। इवन कॉक्लियर इम्प्लांट में जो है माइक्रोफोन के फिल्टर्स होते हैं। जी तो वो या तो एनवायरनमेंट से आवाज पूरी नहीं उठा रहा, माइक्रोफोन के फिल्टर चेंज होने चाहिए। जी अगर आगे ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगा तो आपके वैक्स फिल्टर्स क्लियर होने चाहिए, जी और वैक्स क्लियर होने चाहिए या ट्यूब क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपका जो भी हियरिंग एड की ट्रांसमिशन टू द ईयर है वो पूरा पैसेज में कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर ही वो अच्छा काम करेंगे। थैंक यू, आपने इतना डिटेल हमें एक्सप्लेन किया इसका। अच्छा, हेयरिंग एड गिर भी सकता है, उसकी कैसे केयर होनी चाहिए? मतलब कैसे, जब जैसे स्कूल में बच्चे हैं भाग रहे हैं, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाउ कैन वी मेक इट मोर सिक्योर? अ, वैसे तो हेयरिंग एड कान से नहीं गिरता अगर आपने जो फिट करते हुए उसका मोल्ड प्रॉपरली कान में इंसर्ट किया। बच्चों के लिए जो बात कर रहा जी हूँ, जी 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 एडल्ट तो खुद भी काफी केयर कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चों में जो ज्यादातर जो उनका हेयरिंग एड होता है वो बीटी हेयरिंग एड्स होते हैं कान के पीछे वाले, तो उसके आगे मोल्ड होता है। जी वो काफी जो है वो रिजिडली फिट होता है और वो इतनी जल्दी नहीं गिरता। उसको मोर सिक्योर करने के लिए उसके लिए जो है वो आप क्लिप्स आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। क्लिप आते हैं, कुछ बैंड्स आते हैं बहुत छोटे बच्चों में, क्योंकि उनका जो है वो अभी बना नहीं होता, हेलिक्स प्रॉपर जो है उसकी होल्ड नहीं होता। तो वो जो है वो उसके अंदर जो है वो रखने के लिए बैंड आता है, हेड बैंड, उसके साथ जो है वो होते हैं, ताकि उसका बर्डन भी ना पड़े। यानी कि उसका वेट जो है वो ईयर के ऊपर नहीं होता, वो बल्कि उस बैंड जो है वो होल्ड कर रहा होता है। तो इस तरह आप मोर सिक्योर कर सकते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेयरिंग एड फॉर एग्जांपल गिर गया, सिक्योर करने में कितना ये मजबूत है या कितना नाजुक है कि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है? हाँ, ये बहुत जो है वो क्वेश्चन आता है कि कितना जो है वो ये मजबूत है। हम्म, तो बेसिकली बहुत कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि इसमें कोई भी फ्री अंदर चीज नहीं होती, जो कि जैसे माइक्रोफोन या आपका रिसीवर या चिप, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ये इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन इसको बताना कि ये जो है वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, ये बड़ा मुश्किल है। कभी कभार होता है कि बच्चे का जो है वो चौथी मंजिल से भी गिरता है तो नीचे चल रहा होता है, और कभी कभार कान से गिरा और वो किसी ऐसे एंगल पे गिरा कि उसका माइक्रोफोन डिसलॉज हो गया अपनी पॉकेट में से। तो इससे मुख्तलिफ है, यानी कि इसको आप नहीं कहते, लेकिन अभी जो नए लेटेस्ट हियरिंग एड आ रहे हैं वो काफी रोबस्ट हैं, यानी कि वो शॉक वगैरह जो है वो अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमारे हेयरिंग एड हो गया। अगर हम आपके पास कोई पेरेंट आए तो आप उसे कैसे गाइड करते हो? और ये भी नहीं कि वो परेशान ना हो, जैसा ना हो कि वो संभाल संभाल के कबर्ड्स में रखना शुरू हो जाए, बच्चे को नहीं। सो हाउ विल यू गाइड इट? अगर आप समराइज कर दो इस सबको। बेसिकली आपने हेयरिंग एड परचेज कर रहे हैं या आप जो है वो एक सर्विसेज ले रहे हैं, उसका पहला आप प्रायोरिटी बना लेंगे, पहला काम है सुनना। जी अगर आपके कबर्ड में पड़ा रहेगा सिर्फ इस डर से कि वो गुम जाएगा या टूट जाएगा और बहुत महंगी चीज है, इसको लेके नहीं जाना कहीं बाहर या इस तरह, तो होगा क्या कि उसका मेन एम आप जो है वो मेन बेनिफिट उसका ले ही नहीं रहे। पहला काम उसका है कि सुनाना। जी पहला काम उसका जो है वो, ताकि वो सुने और फिर आगे चले। तो फर्स्ट जो है वो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे कि बच्चे के कान पे होना चाहिए हमेशा। जी जब बच्चा जाग रहा हो और पानी से दूर हो तो उस बच्चे के कान पे जो है वो बच्चे के हेयरिंग एड लगा होना चाहिए, या कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो लगा होना चाहिए, क्योंकि कबर्ड में वो 10 साल भी पड़ा रहे कुछ नहीं करने लगा वहां पे। जी फिर उसके बाद आती है कि आपने केयर क्या करनी है। केयर ये है कि गिरे ना, टूटे ना, पानी में ना जाए, फिर कोई गर्म चीज इसको ना लगे। ये सारी चीजें जो है वो इसकी केयर जो है वो उसके बाद आती है, जो कि यानी कि आप देखें कि परसेंटेज वाइज 2 to 3% जो है वो डैमेजेस आते हैं इसके।
अगर आप ओवरऑल यानी कि देख लें बच्चों में 10 ईयर्स तक, तो मैक्सिमम 5% आते हैं डैमेज। बड़ों में डैमेजेस कम होते हैं इसलिए ओवरऑल परसेंटेज नीचे चली जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बच्चों में 10 ईयर्स तक जो है 5% के करीब जो है वो डैमेजेस में आता है। बाकी उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से आपको चेंज करना पड़ता है हेयरिंग एड, यानी कि बड़ी कम होता है कि बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया तो फिर चेंज कर रहे हैं आप। अच्छा, तो अगर बच्चे अपने हेयरिंग एड को एंजॉय कर रहे हो तो वो खुद भी उसकी खुद बहुत हिफाजत करेंगे, वो गिरने नहीं देंगे। सो ये भी एक ये इम्पैक्ट। बिल्कुल, जी यानी कि आप आपका मकसद ये है कि बच्चे को सिर्फ इतना अवेयर कर दें कि ये लगा होता है और ये नहीं लगा होता तो कुछ फर्क है। जी यानी कि ये भी नहीं कि वो सुन रहा है या क्या कर रहा है, सिर्फ अवेयर होता है वो अपनी इन्वायरमेंट से, तो वो उसके बाद सुबह बच्चा जागेगा तो वो सबसे पहले कहेगा कि मुझे पहले वो लगा, और उसी तरह केयर करेगा। बाकी हर बच्चा मुख्तलिफ तरीके से होता है, जी। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो अच्छी केयर करते हैं। बड़ा कम होता है कि बच्चे जो है वो ना एक्सेप्ट करें हेयरिंग एड। अच्छा, ये तो अब हेयरिंग एड की होगी। अब हम आते हैं एक कम्प्लेक्स डिवाइस की, कॉक्लियर इम्प्लांट, जिसके दो पार्ट्स हैं। सो पहले तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, हमें एजुकेशन पर्पस के लिए इजी हो जाएगा। फिर हम इसकी केयर की तरफ चलते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट बेसिकली जो है वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो ऑपरेशन के थ्रू ईएनटी सर्जन जो है वो कान के अंदर डाल देता है, और उसकी जो है पेनिट्रेशन अप टू इनर ईयर होती है। और एक बाहर वाला पार्ट होता है बिल्कुल हेयरिंग एड की तरह का होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम भी हेयरिंग एड की तरह कर रहा होता है। वो आवाज रिसीव करता है, उसके ऊपर सर्टेन जो है वो एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, और वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इनर डिवाइस को जो है वो उसको भेज रहा होता है। इनर डिवाइस जो है वो आपके कान को जो है वो स्टिमुलेट कर रही होती है। ये हेयरिंग यानी कि बेसिक समझ लें कि कॉक्लियर इम्प्लांट ये चीज है। ठीक है, चलें फिर इसके पहले एक्सटर्नल डिवाइस की बात करते हैं कि उसका कैसे ख्याल रखना है। फिर इंटरनल की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन से मेजर्स हम लें, क्योंकि ये एक महंगा चीज है ये। मतलब मैं अगर देखूं तो ट्रिपल प्राइस मुझे लगता है कि हेयरिंग एड की केयर से है। सो इसके एक्सटर्नल पार्ट की हम नहीं नहीं, अच्छा, ये जी। अब उससे भी ज्यादा है, जी क्योंकि हेयरिंग एड बेसिकली मैन्युफैक्चर बहुत कम है। यानी जी कि 3 टोटल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जी अगर वो अपनी पॉकेट से कर रहा जी है। इवन इतना महंगा है कि गवर्नमेंट भी जो है वो इतनी आसानी से जो है वो नहीं दे सकती। जी तो एक्सटर्नल पार्ट जिसको साउंड प्रोसेसर कहते हैं, जी उसके जो है वो पार्ट जो है वो बेसिकली 3 जो है 4 मेन पार्ट्स हैं। जी एक जो है साउंड प्रोसेसर इटसेल्फ, बैटरी, कॉइल एंड देन केबल, कॉइल केबल। जी तो ये जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स बनते हैं। तो इसमें जो है वो केयर हेयरिंग एड की तरह ही है इसकी भी, कि वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज इसके अंदर जो है वो कॉइल होती है, जी जो कि कनेक्ट कर रही होती है आप केबल होती है सबसे ज्यादा जो खराब होने वाली चीज, जो कि कॉइल को कनेक्ट कर रही होती है आपके प्रोसेसर से। तो वो अक्सर क्योंकि वो तार की तरह है तो मुड़ जाती है उसके अंदर, उसकी पिन्स टूट जाती हैं। तो ये यानी कि आपने कोशिश करनी है कि वो उसमें कम से कम जो है वो मुड़े बहुत कम, फिर उसमें जो है वो खिंचे ना, उसका ख्याल रखना है, ये है। फिर देन जो उसके वो आपके आ जाता है कॉइल। कॉइल का भी यही है कि गिरे ना, टूटे ना, यही उसकी केयर है। और बाकी जो प्रोसेसर है उसके ऊपर उसी तरह माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन कवर्स चेंज होते हैं, उसको रेगुलरली चेंज करता रहना चाहिए। ड्रायर मस्ट यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसिव चीज है, इसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको जो है वो काफी कॉस्ट जो है बेयर करनी पड़ जाती है। इसकी वारंटी भी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू हेयरिंग एड्स, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मिल जाता है, फिर आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वारंटी इसकी। लेकिन केयर बेहतर होता है इसके कि आप जो है वो यानी कि उसके ऊपर रहेंगे, वारंटी क्लेम कर लें। ड्रायर की आपने बात की है, तो कितनी दफा, मतलब वीक में कितनी दफा ड्रायर बॉक्स में हम डालें? डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन हैं तो आप जो है वो डेली भी यूज करें उसको। जी और अगर वो ड्राई सीजन चल रहा है जिसमें जो है वो ह्यूमिडिटी कम है, तो आप जो है वो ट्वाइस ए वीक भी कर सकते हैं।
लेकिन वो बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट किए हुए हों? नहीं, ये बेसिकली ड्रायर की जो आपकी एनवायरनमेंट की बेसिस पे आता है। आईपी रेटिंग अभी सब जितने भी अच्छे इम्प्लांट्स हैं उनकी आईपी रेटिंग सिमिलर है। जी। कुछ में बाकी जो दो अच्छे इम्प्लांट है उनकी जो है वो सिमिलर आईपी रेटिंग IP68 ही आ रही है, ठीक। तो यानी कि वो इतना फैक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनकी बैटरीज भी दो किस्म की होती हैं, तो उनको भी जरा आप एक्सप्लेन करें। इसमें रिचार्जेबल आती है और आपकी जो है वो डिस्पोजेबल बैटरी आती है। डिस्पोजेबल बैटरी ज़्यादातर जो है वो जब आप ट्रैवल कर रहे हो और या आपकी चार्जेबल बैटरी जो है वो ना हो आपके पास, तो आप उस वक्त ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, रिचार्जेबल में भी कुछ ब्रांड्स की जो है वो दो तरह की आती है, एक कॉम्पैक्ट होती है और एक स्टैंडर्ड होती है। जी। स्टैंडर्ड का साइज बड़ा होता है और टाइम भी ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्ट का साइज छोटा होता है, तो ये भी एक है इसमें। तो बैटरी की केयर यही है कि उसके चार्जर के लिए आप स्टेबलाइजर यूज करें जी। ताकि वो यानी कि शॉक से बचे और आपको अच्छी लाइफ दे। हाँ, ये भी है कि आप साइकिल पूरा करें, क्योंकि बेसिकली बैटरीज जो है वो साइकिल्स की बेसिस पे बनाई जाती है कि आपको जो है वो कितनी दफा डिप्लीट होंगे, कितनी दफा चार्ज करेंगे। तो अगर आप रोज चार्ज पे कर देंगे विदाउट यूजिंग या कम यूज करने के बाद, तो वो साइकिल काउंट हो जाता है। जी। तो आप कोशिश करें कि जब आपकी बैटरी जो है वो अराउंड 10% हो तो चार्ज कर दें और फुल चार्ज करें हमेशा। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हमारी बैटरी खत्म हो गई है, अब ये चार्जिंग का टाइम आ गया है इसका? आप तो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड, मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होते हैं, जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं, ये जी। यही कि सबके साथ ये अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ तो जी। लेटेस्ट इम्प्लांट जो है वो अभी ये जो है वो आपके ऐप के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें बैटरी लेवल्स जो है वो शो हो रहे होते हैं। हम्म। प्लस जब आप प्रोग्रामिंग मैपिंग होती है इसकी, तो उस वक्त आप ऑडियोलॉजिस्ट से इंक्वायर कर सकते हैं इसका लाइफ कितनी है, यानी कि बैटरी लाइफ कितनी है। तो वो इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में यानी कि उसको कितना प्रोसेस करना पड़ता है साउंड, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको बताएगा कि इस यानी कि इतने घंटे से लेके इतने घंटे तक है। तो उसको आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें 2-3 दफा, आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कितना है। कुछ होता है ना कि बैटरी रोज ही चार्ज पे लगा दी, जी। यूज नहीं हुई, जी। तो वो ना करें। अच्छा जी। अच्छा, ये होता है कि खुद ब खुद ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, अगर हमने रखी यूज ना की हुई हो तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाए बैटरी? हाँ, जितनी भी बैटरीज बनती हैं उनका मिनिमल डिस्चार्ज होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि आज के बाद अगर आप हफ्ते बाद लगाएंगे तो सेम चार्ज पे होगा, जी। बेशक आप यूज नहीं कर रहे। जी। तो आई थिंक जो आपकी ये बनाई जाती है हियरिंग एड बैटरीज, जी। उसका ईयर के बाद अगर आप यूज नहीं भी कर रहे, यानी कि आपके पैक में पड़ी हुई है, तो आफ्टर ईयर यानी कि 1 साल के बाद उसका जो है वो 10% जो है वो चार्ज कम हो जाता है। तो ये अच्छा बहुत कम होता है मिनिमल, लेकिन हाँ ये फर्क होता है। जी। अच्छा, अब जब कॉकलियर इम्प्लांट है उसमें दो किस्म की बैटरीज हैं, तो क्या उसमें हेयरिंग में फर्क पड़ता है कि अगर हम रिचार्जेबल यूज करें या सेल वाली यूज करें, तो कोई सुनाई में डिफरेंस हो? नहीं, बेसिकली जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, यानी डिजिटल प्रोसेसिंग है जिनकी, उसमें ये नहीं होता कि आपकी जो है वो बैटरी जो है वो उसके ऊपर आपकी आउटपुट डिपेंड करे। कभी कभार होता है जो बहुत लो लेवल्स रह जाते हैं बैटरीज के, तो उसमें होता है, लेकिन थियोरेटिकली ये भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब उसका लेवल कम होता है बैटरीज का, तो वो इंटरमिटेंट करते हैं। लेकिन जब वो नॉर्मल है, जो कि आप समझे कि 70% 70 to 90% ऑफ द टाइम, तो वो आउटपुट में फर्क नहीं होता। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये तो एक्सटर्नल पार्ट की वो हो गई। हाँ, एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि फॉर एग्जांपल मैंने सुना है कि कुछ ब्रांड्स में ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता आपका कोई चोरी करके ले जाए, तो वो किसी और बंदे को नहीं लग सकता। तो क्या ये चीज़ है कि आपका हो जाए तो? बिल्कुल है, यानी कि आपका नहीं लगते, नहीं जी। लगते। पहले इनिशियली जब यानी कि पहले यानी कि पुराने मॉडल्स में जो है वो ये है कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को लगा सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं यानी कि आफ्टर 2014 वाले, उनमें ये नहीं है। और उसमें क्योंकि इसको केयर क्यों, एक तो ये है कि लगा देना, दूसरा चोरी होना तो
एक तो वो केस हो गया ना कि आपने जो है वो यानी कि थेफ्ट हो गया। जी। एक कुछ बच्चे अगर इकट्ठे बैठे हुए तो वो एक दूसरे का ट्राई करते हैं। अच्छा। हर बच्चे का मैप सेम नहीं है, हर जी। बच्चे की रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलेशन इज नॉट सेम। तो इस वजह से इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि वो एक्सचेंज ना हो सके, यानी कि दूसरे प्रोसेसर पे करेगा जब वो अपना इम्प्लांट रिकग्नाइज नहीं करेगा कि मैं जिस इम्प्लांट के लिए बना हूं वो नहीं है, तो वो स्टिमुलेशन नहीं करेगा। ठीक है। इससे मुझे याद है कि वॉल्यूम्स भी होते हैं, दोनों हेयरिंग एड में भी होते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट में, वो हमें छेड़ने चाहिए या वो जो ऑडियोलॉजिस्ट ने सेट किए वही रखने चाहिए? कॉक्लियर में जो है वो वॉल्यूम्स हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट देखते हैं कि क्या नीड है पेशेंट की और उसको क्या वॉल्यूम कंट्रोल की नीड है कि नहीं है, और क्या वो उसको कर सकेगा इस्तेमाल कि नहीं कर सकेगा। बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, तो आप का यानी कि आपकी टारगेट ये होता है कि मिनिमल स्टिमुलेशन से आप मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकें। जी। तो क्योंकि खासतौर पर बच्चों में ये है कि आप लाइफ लॉन्ग एक चीज प्रोवाइड करनी है, आप हर दफा जो है स्टिमुलेशन इंक्रीज करके जो है वो नहीं अपना टारगेट अचीव करते। तो आपकी कोशिश होती है कि मिनिमल स्टिमुलेशन से जो है वो आप मैक्सिमम आउटपुट लें। तो बच्चों में तो बड़ा कम दिया जाता है कि आपके लेवल्स दिए जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल की ऑप्शंस बहुत कम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अभी कुछ यानी कि एक ब्रांड में जो है वो ये है कि आपको जो है वो लिबर्टी देता है कि आपके जो सेट लेवल्स हैं आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑडियोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा काउंसिल करना चाहिए कि ये आपने बहुत ही हद तक बहुत ही जरूरत पड़ जाए, या आपका एक कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर ये ऑप्शन दी जाती है उनको। अदरवाइज आप कोशिश करते हैं कि जो भी आपका वॉल्यूम कंट्रोल है वो आपके जो ऑप्टिमल यानी कि ऑप्टिमल तो नहीं, सबसे जो हाईएस्ट लेवल है उसको क्रॉस ना करे इन दी मैप। ठीक है। इससे मुझे याद है कि आप लोग जब एडेड टेस्ट भी करते हैं तो आप कितने हर्ट्ज तक जाते हैं एक बच्चे को, और कितना नॉइज है वो बच्चे के कॉक्लियर इम्प्लांट को क्या इम्पिडेंस को बढ़ा सकता है या उसके डिस्ट्रॉय कर सकता है उसके उसको, अगर वो बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट में हो या हम बहुत ज्यादा हर्ट्ज पे उसके जाके कॉक्लियर इम्प्लांट की चेक कर रहे हो एडेड लेवल्स भी? एडिड लेवल्स में बेसिकली एडिड लेवल्स जो है वो साउंड किस तरह प्रोसेस हो रही है इम्प्लांट में, जी जी जी। इम्प्लांट के करंट लेवल्स कैन नॉट बी एक्सेटेड, यानी कि जो इसकी स्टिमुलेशन लेवल है वो एक जो आपका मैप सेट हुआ हुआ है उससे एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि एडिड लेवल्स आपने करते हुए अगर जो है वो बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप ऊपर जाते जाए, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है वो आप जो है वो डैमेज कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो है आपका हेयरिंग एड तो जी। उसमें क्योंकि नेचुरल सिस्टम है तो वो आप जो है वो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा स्टिमुलेशन दे सकते हैं उसके अंदर एक्स्टिकली, लेकिन उसमें होता है, लेकिन उसमें नहीं जाते, यानी कि फॉर द सेफ साइड ही रखते हैं। दोनों में जब ऑडियोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं तो वो फॉर द सेफ साइड ही रखते हैं। अच्छा। अब हम जब एडेड लेवल्स कराते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा हटके, हमें सेम ही ऑडियोलॉजिस्ट से कराना चाहिए या वी कैन कंसल्ट डिफरेंट ऑडियोलॉजिस्ट एज वेल? सेम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिफरेंट जो है क्योंकि ये बेसिकली सब्जेक्टिव टेस्ट है, जी तो इसमें जो है वो बड़े क्लियर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जी। कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा। और ऑडियोलॉजिस्ट भी जो है वो यानी कि ज्यादातर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि चेंज करेंगे, जी। अच्छा बाइसनेस आ जाए, आप ये कह रहे हैं कि बाइसनेस आ जाती है, हाँ उसको अवॉइड करने के लिए आप डिफरेंट ऑडियोलॉजिस्ट जरूर कर सकते हैं। जी। ठीक है, बस ये हो गया। अच्छा, ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया, अब हम आते हैं इंटरनल पार्ट। बिकॉज बहुत हमें डराया जाता है कि बहुत ख्याल रखना है और रखना भी चाहिए। सो इंटरनल पार्ट्स का क्या क्या है? इंटरनल पार्ट थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें और फिर हम उसकी केयर पे चलते हैं। इंटरनल पार्ट में बेसिकली जो चीजें हैं वो एक मैग्नेट है, फिर जी। एक रिसीवर स्टिमुलेटर है, देन आपका इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये बेसिकली आप, और ये पूरा जो है वो सिलिकॉन पैकिंग के अंदर है। ठीक तो है। ये बेसिकली उसकी जो इंटरनल पार्ट की चीजें हैं वो ये हैं।
इसकी केयर बहुत ज्यादा करनी चाहिए, जी क्योंकि हेड ट्रॉमा जो है वो यानी कि कॉज कर सकता है ऐसी चीज कि जो जिसपे आपको जो है वो इसका यानी खराब हो सकता है, इसको रिप्लेस करना पड़ सकता है, दोबारा सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो जी ये यानी कि बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए इसकी। जी डिजाइन ये इस तरह किया जाता है कि ये एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग रहे। जी जो अभी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं इंटरनल पार्ट को डिजाइन करने के लिए, वो सेम है जो कि आपके कार्डियक पेस मेकर के लिए जो है वो यूज की जाते हैं। जी पेस मेकर की स्टिमुलेशन जो है वो कंटिन्यूस होती है, यानी कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए डिजाइन किया जाता है, और यानी कि उसकी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होती है। इसकी स्टिमुलेशन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी जी कि रात को जब आप ऑफ कर रहे हैं तो उसकी स्टिमुलेशन नहीं हो रही। जी लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है वो उसके फॉलो किए जा रहे हैं, तो यानी कि बहुत हाईएस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो है वो रखे जाते हैं इसके लिए। लेकिन ये मैं एफडीए अप्रूव जो इम्प्लांट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। जी। अच्छा, आपने कहा कितनी लाइफ होती है? क्या हमें कुछ अरसे बाद दोबारा री-इम्प्लांट कराना पड़ता है या इसकी एक लंबी ज़िंदगी है? लाइफ लॉन्ग का मतलब है कि एवरेज जो एज है वो, यानी कि क्योंकि अमेरिकन का ही है एएनएसआई जो है उसको डिजाइन करता है, जी, तो उसमें जो है वो आप 70 to 80 ईयर्स जो है वो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखी जाती है। जी, अगर आप इससे हैं कि अभी जो इम्प्लांट हो रहे हैं उनकी क्या लाइफ है, तो अभी जो फर्स्ट इम्प्लांट पीडियाट्रिक इम्प्लांट हुआ था इन 87, वो जी, अभी भी जो है वो फंक्शन है, और शी इज वेरी हैप्पी। यानी कि वो अभी भी जो है वो आउटर प्रोसेसर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जी। इंटरनल इम्प्लांट उनका इंटैक्ट है, और वो अभी प्रोफेशनल लाइफ अपनी जो है वो बड़ी अच्छी गुजार रही है। अच्छा, तो तो दैट लाइफ लॉन्ग है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फेलियर्स आर देयर। दो तरह के फेलियर्स होते हैं, एक सॉफ्ट फेलियर, एक हार्ड फेलियर। हार्ड फेलियर यानी कि बिल्कुल स्टिमुलेशन ही नहीं हो रही, और जी, सॉफ्ट फेलियर स्टिमुलेशन तो हो रही है, विद इन लिमिट्स है, लेकिन पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, या वो जैसे पहले सुनता था वैसा नहीं सुनता। तो अच्छा। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्टिमुलेशन के भी चेंजेस आती हैं इसके अंदर, इनकी क्या खास तौर पर जब वजूहात प्यूबर्टी होती हैं? हिट जी, करते हैं। जी। इनकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात हाँ जी। स्टिमुलेशन चेंज होने में मेडिसिन होती हैं कुछ जिसकी वजह से आते हैं, जिसमें डाययूरेटिक्स होते हैं। फिर आपके प्यूबर्टी जब हिट करते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो चेंज आते हैं। पीडियाट्रिक इम्प्लांट ज़्यादातर हो रहे हैं, तो जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उस वक्त कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं। फिर कभी कभार होता है कि यूज़ नहीं हुआ इम्प्लांट, तो ठीक जब दोबारा यूज़ करने लगते हैं इम्प्लांट को, तो वो उस वक्त उसकी इम्पिडेंसेस थोड़ी सी हाई हो जाती हैं, तो है, उस वक्त जो है वो थोड़ा सा ये फैक्टर्स आते हैं। फिर आपकी इंटरनली कुछ यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं कॉक्लिया में, उसकी वजह से भी जो है वो इम्पिडेंसेस पे फर्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है। क्या जब हम इम्प्लांट कराते हैं, सो वर्टिगो, टिनाइटिस, क्या ये फेस होता है बच्चे को और कितने अरसे तक होता है? देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ एवरी सर्जरी। जी, तो इसमें ये साइड इफेक्ट्स हैं कि टिनाइटिस हो सकता है, आपकी जो है वो वर्टिगो हो सकता है, और आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे से आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके जैसे नहीं हो सकते, यानी ये सारे फैक्टर्स जी, हैं इसके मौजूद हैं। इसमें ड्यूरेशन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आप बेसिकली इनर ईयर को थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया है। तो जी, अगर तो वो यानी कि ठीक जो है वो आपका पैरालिम्फ ठीक है, यानी कि आपका फ्लूइड होता है कान के जी, अंदरूनी में, वो अपनी क्वांटिटी मेंटेन कर देता है, वो ठीक रह जाता है, तो वो जो है वो रिकवर कर देते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अभी तो बहुत अच्छे, यानी कि पहले काफी ज्यादा इसके होते थे केसेस, अभी तो पॉइंट्स में इसके केसेस आते हैं जिसमें टिनाइटिस होता है, या टेम्परेरी होता है टिनाइटिस। इनिशियली उनको टिनाइटिस है, लेकिन टाइम जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं या खत्म हो जाता है। ये भी एक है कि क्या आप टिनाइटिस को अडेप्ट कर लिए पेशेंट ने, या वो खत्म हो गया। ठीक ये भी एक फैक्टर है। ठीक है। वर्टाइगो के साथ भी यही है कि वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो वर्टाइगो को अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, क्या होता है वर्टाइगो? अभी आपकी आवाज में वर्टाइगो। हाँ जी, वर्टिगो हाँ, क्या होता है? आपको मेरी हेलो। आवाज़ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। कैन यू हियर मी? हेलो?
हाँ जी, अब आवाज आ रही हाँ जी, मैं वर्टाइगो के बारे में पूछ रही थी कि वर्टाइगो क्या होता है? है। वर्टिगो बेसिकली आप समझें कि चक्कर आना। जी। तो इसकी होता क्या है कि इनर ईयर में आपके दो फंक्शन है उसके, एक है हियरिंग और एक है बैलेंस मेंटेन करना। जी। बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक और सिस्टम है, उसको सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं उसको। जिस तरह आपने लेवल मीटर अगर आपने कभी देखा हो, वो उसके हिसाब से होता है, उसी तरह ही बना होता है और उसी तरह वो काम करता है। तो उसकी डिस्टरबेंस की बेसिस पे जो है वो चक्कर आना, आपका पोस्चर मेंटेन ना होना, तो ये उसका जो है वो फैक्टर है। तो ये वर्टिगो जो है। मेनिंजाइटिस भी कुछ चीज होती है, मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन सर्जरी से पहले हमें करानी चाहिए तो? मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन बिल्कुल होनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी, दोनों। क्योंकि मेनिंजाइटिस है क्या, बेसिकली मेनिंजेस आर द कवर ऑफ लेयरिंग ऑफ द ब्रेन। तो इसकी इन्फेक्शन को जो है वो मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसको जो है वो आपने यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी वैक्सीनेशन होती, तो वो लाजमी होती है। बल्कि जब कई जो आप कॉकलियर इम्प्लांट का सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसमें फर्स्ट मैप करने लगते हैं, तो उस वक्त आपको मैसेज आता है कि क्या मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन हो चुकी है इनकी कि नहीं हो चुकी। अच्छा, ठीक है। सो ये हर प्लान जो हो रहा है उसमें ये हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं सब पेरेंट्स करवाते हैं पाकिस्तान में? कंट्रोवर्शियल नहीं, सवाल है लेकिन कंट्रोवर्शियल है। नहीं, सब नहीं करते। अच्छा। लेकिन होनी चाहिए, यानी कि अवेयरनेस हो तो जरूर करवा सकते हैं। यानी कि होनी चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है, मुजाहिदा नहीं है। तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए इसकी। अच्छा, कॉकलियर इम्प्लांट से क्या जैसे छोटे बच्चे हैं जो भी चल नहीं रहे या 1 ईयर में मोस्टली बच्चे नहीं चलते, तो क्या उनके माइलस्टोन्स में डिले आता है? इसमें दरअसल काफी फैक्टर हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर देखे गया है कि उनकी जो वॉक है वो डिले हो जाती है। जी। सब में नहीं होती, कुछ बच्चों में नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी माइलस्टोन्स की। जी। लेकिन कुछ बच्चों में जो है वो वॉक डिले हो जाती है, जिसको लिंक किया जाता है कि माइट बी वर्टिगो जो है वो इसका फैक्टर है। हम्म। लेकिन हेयरिंग के साथ भी हमने देखा है कि होती है, जैसे गर्दन की स्टेबल होना, या मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों का सुना है, आई डोंट नो ये बुक्स में कितना है, लेकिन मैंने देखा है कि उनके माइलस्टोन्स डिले होते हैं, फाइन नहीं होते लेकिन ग्रोस होते हैं। तो क्या हेयरिंग का कोई ताल्लुक है इससे? एज सच कोई वो नहीं है। कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें सीपी होते हैं बच्चे, उसमें डिले होता है। कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, लेकिन कहीं के आइसोलेशन में सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट है और माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन आइसोलेशन सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट है और बच्चा अपने फिजिकल माइलस्टोन्स डिले कर रहा है उसकी वजह से, नहीं, ऐसा ठीक नहीं। है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं एमआरआई एंड एक्सरेज। ये बहुत एक वो होता है कि क्या कॉकलियर इम्प्लांट के बाद वी शुड गो फॉर एक्सरेज, टिपिकली एमआरआई वगैरह हो सकता है या इसमें कोई हिंड्रेंस है? एक्सरे के लिए तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसमें तो आप जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं है। जो जी। एमआरआई है वो बहुत यानी कि ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यानी कि लाजमी जो है वो एमआरआई से पहले जो है कंसल्ट करें कि आपका इम्प्लांट जो है वो क्या एमआरआई कंपेटेबल है, अगर है भी तो कितने टेस्ला, क्योंकि अभी टेस्ला बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट है जो एमआरआई की, तो कितने टेस्ला का जो है वो आप एमआरआई कंपेटेबल है आपका इम्प्लांट। लेकिन एक बात है कि कोई भी एमआरआई करवाएं और वो उसका एरिया ऑफ यानी इंटरेस्ट आप ब्रेन को ही फोकस कर रहे हैं, ब्रेन में ही उसकी एनॉमली देखना चाहते हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर ही आएगी, कोई भी कंपेटेबल हो या ना हो तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका कंपेटेबल भी है तो फिर भी जो है वो जो अगर ब्रेन के इर्द गिर्द आप देखना चाहते हैं तो वो डिस्टॉर्शन आएगी उसकी। तो इट इज रिकमेंडेड कि आपका जो मैग्नेट है वो रिमूव हो, और रेडियोलॉजिस्ट भी जो है वो इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडियोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं और बताते हैं कि मैग्नेट है ब्रेन में, तो वो आपको सीधे सीधे कहते हैं कि इट इज बेटर कि आप ये रिमूव करवाएं और फिर वो और वो बहुत यानी कि सिंपल सा है तो प्रोसीजर,
लेकिन बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो उसमें ये नहीं उसमें है जो कि है वो पूरा इम्प्लांट ईएन डालना पड़ेगा, हमें बस एक छोटा नहीं सा नहीं, सिर्फ आपके जी। हाँ मैग्नेट सिर्फ रिमूव करना होता है, मैग्नेट सिर्फ रिमूव करना होता है, उसकी जगह स्पेसर रख देते हैं ठीक है। और फिर आप एमआरआई के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई सिचुएशन हो तो बच्चा कितने अरसे बाद गुड टू गो होता है अपने कान यूज करना, सॉरी ईयर्स यूज करने के लिए, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन? फौरन हो जाता है वो तो, रिमूव करना है दोबारा लगा देना। हाँ सिर्फ स्वेलिंग का होगा इसमें फैक्टर, लेकिन वो भी इतना नहीं होता, वो तो गुड टू गो होता है, 48 आवर्स आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात है कि एक हेयरिंग एड बच्चा, कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चा कौन कौन से कैरियर्स की तरफ जा सकता है? कोई हिंड्रेंस है उनके कैरियर्स के लिए? इसमें कैरियर्स अगर इम्प्लांट की, सिर्फ इम्प्लांट की यानी कि जो फंक्शन जो उसकी चीज है उसको देखते हुए, तो जी, उनको सेफ्टी के लिए इन्वायरमेंट्स क्या अवॉइड कर जी। जाती हैं। जी। हाँ इनके इन्वायरमेंट्स जो अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, जी। स्टैटिक चार्ज ज्यादा हो, वो अवॉइड करना चाहिए। फिर जहाँ पे जो है वो आपका कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, हेड ट्रॉमा और उसमें जो है वो आता है। और आप मैग्नेटिक फील्ड्स जहाँ पे हों उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए। तो हर यानी कि जिन प्रोफेशन में ये चीजें हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए। बाकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट को क्या सूट करता है, तो जिसमें जो है वो यानी कि आप कहें कि ये नहीं है कि हिंड्रेंस है, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर किए जाते हैं वो उसमें टेक्निकल फील्ड्स को जो है वो ज्यादा जो है वो प्रेफर किया जा सकता है उसमें, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत हाई क्वालिटी की ना चाहिए, क्योंकि हेयरिंग एड हो या कॉक्लियर इम्प्लांट हो, 100% जो है वो, जैसे आजकल बहुत मसला आया हुआ है मास्क की वजह से, जी। क्योंकि ना चाहते हुए भी जो है वो यू आर लिप रीडिंग, जी। आप जो है वो यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को समझने के लिए लिप रीड कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के फैक्टर्स हैं इसके अंदर जी। कि आप जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई लेवल की चाहिए वहां पे ना जाएं, अवॉइड नहीं करें। यानी कि कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत हाईली परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिफरेंट है, यानी कि आप बैरियर नहीं लगा सकते, जी। लेकिन देखा गया है कि वो ज्यादा अच्छा टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी। क्योंकि उनका विजन भी ज़रा ज़्यादा होता है, उनका लेस कम्युनिकेशन एंड ब्रेन वो ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब बीइंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने तो यही देखा है। अच्छा, ये अब एक थोड़ा-सा कॉस्मेटिक चीज़ में आते हैं कि बहुत सारे मदर्स हैं, वो होती हैं कि अच्छा हम बच्चे के लिए हेयर ड्रायर नहीं यूज़ कर सकते या स्ट्रेटनर्स नहीं करवा सकते या रोलर्स, जो मतलब एक कॉस्मेटिक जैसे लड़कियाँ हैं, दे लाइक कि वो थोड़ा वो तैयार-श्यार हों। सो क्या ये चीज़ हिंड्रेंस करती है स्पेशली कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए, कोई हीट वगैरह? हीट इज ए फैक्टर, यानी कि हीट को अवॉइड करना चाहिए, हीट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो अंदर इंटरनल पार्ट है उसके ऊपर जो कवर है वो सिलिकॉन जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हीट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब हीट कुड बी द फैक्टर टू, यानी अच्छा। कि ना कितना कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। जी, हीट और स्टैटिक चार्ज, ये दो चीजें जो है वो अवॉइड करनी दे चाहिए। शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, और बाल बाल हमें छोटे रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए? मैग्नेट बार-बार गिरता है या बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटर पार्ट के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट? मैग्नेट का यानी कि मैग्नेट अगर आपका प्लेस हो रहा है सही जगह, यानी कि आपका जो आउटर कॉइल है वो सही तरह बैठ जाती है, तो बाल बड़े होने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता। जी। बाल कितने हैवी हैं, यानी कि कुछ लोग कर्ली होते हैं, जी। तो वो उसमें थोड़ा सा फैक्टर होता है, लेकिन उसमें भी आप पेनिट्रेट करके अंदर जाके जो है वो कभी कभार वो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी वायर को, अगर कर्ली बाल हो ठीक है। तो डिफरेंट है। लेकिन वो ऊपर प्लेस ठीक होना चाहिए, लंबे हों छोटे हों उससे कोई फर्क नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं पड़ता। अक्सर जो है वो लंबे ही होते हैं लड़कियों के जी। इम्प्लांट जिनके, जी। क्योंकि कहीं नजर भी नहीं आ रहा होता कि इम्प्लांट, हालांकि आउटर प्रोसेसर उन्होंने बीटी लगाया होता है लेकिन वो जी। इम्प्लांट नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, कॉक्लियर इम्प्लांट में एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि
छोटे बच्चों के लिए हमें बीटी लगाना चाहिए या बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें सिर्फ वहीं पे होता है? सो क्या करना चाहिए हमें छोटे बच्चों के लिए? अभी तक प्रेफर्ड अभी तक जो प्रेफर्ड है वो बीटी ही है। जी। काफी सारे फैक्टर्स की वजह से कि उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होती है, फिर उसके कई जो पहले तो नहीं, अभी तो सब में आ गया है। जी। पहले सिर्फ बीटी में ही जो है वो ड्यूअल माइक्रोफोन्स होते थे, यानी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स हो सकते थे। जी। उनमें नहीं होता था जो ओमनी होता था, जो आपका ऑफ द ईयर है। जी। तो अभी तक और रोबस्ट होता है, बीटी जो है वो ज्यादा रोबस्ट होता है। तो इट इज बेटर कि बीटीई जो है वो लगाया जाए, क्योंकि खासतौर पे अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जो जी। कि बच्चों में खासतौर पर लड़कों में ज्यादा होती है, तो जी। वो गिरता रहता है, क्योंकि उसका होल्ड, क्योंकि आपका बैटरी भी उस उधर ही है, आपका प्रोसेसर भी उधर ही है, आपका जो अटैचमेंट है इंटरनल पार्ट से मैग्नेट के थ्रू वो भी उसी के अंदर है, तो वो हैवी हो जाता है काफी। जी। तो वो बेहतर है कि ऑफ द ईयर हो, ठीक। यानी कि ऑफ द ईयर नहीं, बीटीई हो, बीटीई हो बच्चों में। ठीक है। थैंक यू सो मच अल्तमश, आपने हमें इतने सवालों के जवाब दिए और मैं तो मेरे जहन में और भी सवाल आ रहे हैं लेकिन आई थिंक बहुत हो गया है तो आज तो आपकी मैं अभी जान इसमें छोड़ दूंगी, लेकिन मैं फिर आपको ज़हमत दूंगी बिकॉज़ आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस और पेरेंट्स की भी होंगे। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे जब भी हम बुलाते हैं आप आ जाते हैं एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू टू इनवाइटिंग मी। और ये जो इनकी अवेयरनेस होगी तो फिर ही जो है वो चीज़ों का बेनिफिट और चीज़ों से जो है वो, यानी कि आपका जो है वो कम्युनिटी जो है वो बेनिफिट होगी। तो इस वजह से जो है वो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं हर दफ़ा जो है वो कहता हूँ कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं फॉर द अवेयरनेस। तो कीप इट अप, जी। और इंशाल्लाह जो है वो आप ये करते रहें आगे भी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वी हैव पीपल लाइक यू तो हम लोग ज़रूर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम, थैंक यू।